नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो आधुनिक जीवन में योग और आहार पर आधारित है। दर्शकों, जीवन में जो व्यक्ति स्वस्थ है वही अमीर है। असल जिंदगी में उसे ही हम अमीर, सुख और समृद्ध मानेंगे, क्योंकि बेशक वो असल ज़िंदगी में ये ना सोचे कि उसे ये पता ही नहीं है कि सुख और सुविधा और अमीर है क्या। हम लोग समझते हैं जिस व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत पैसा है, वही अमीर है। पर दर्शकों, यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो इन सब सुख और सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। और इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है XHOD डिपार्टमेंट ऑफ योग, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रीटा भल्ला जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। साथ ही में हमारे साथ इंस्ट्रक्टर के तौर पर उर्वशी कंवर जी मौजूद है, जो कि हमें आसन करके बताएंगी कि किस तरह से हमें आसन करने चाहिए और प्राणायाम करके हमें दिखाएगी। यदि दर्शकों आप सब भी साथ ही में अभ्यास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैडम, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आधुनिक, जैसा हमारा जो विषय है, आधुनिक युग में मतलब योग कितना इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हम योग की बात करें तो ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई तभी से योग है, पर आजकल के समय में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। पहले बीच में एक समय था जब योग की इतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं था योग, पर आज के समय में ऐसा क्या कि इतना ज़्यादा प्रचलन में है और घर आंगन में योग किया जा रहा है। जी, आजकल योग, जैसे आप कह रही हैं, बहुत प्रचलन में है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से 3 मुख्य कारण हम कह सकते हैं। एक शारीरिक कारण, जिसमें बीमारियां हैं, व्याधियां रहती हैं। दूसरा सामाजिक कारण है, जो हमारे ऊपर समाज के दबाव रहते हैं जी। तीसरा मानसिक है, जो हमारे मन के साथ भी जुड़ा हुआ है, समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब व्याधियां घेर लेती हैं तो हम मानसिक तनाव में भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से, मुख्य कारण ही है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, इनकी वजह से योग ज़्यादा प्रचलन में आया है। लोग ज़्यादा बीमार होने लगे। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और उस समय लगा कि अगर हम प्राणायाम करते हैं, सांस लेते हैं तो अच्छे रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए भी योग का प्रचलन ज़्यादा हुआ। जी, जैसा आपने कहा कि मतलब जैसा हमारा टॉपिक जो है कि आहार पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जाएगा कि हम मोस्टली देखते हैं कि ज़्यादातर जो भीड़ है, जो लाइनें हैं, वो राशन की दुकानों से हटकर हॉस्पिटल्स में लगी हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है? केवल एक यही रीज़न नहीं है। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि तनाव सेडेंटरी उससे नहीं होता। सेडेंटरी लाइफस्टाइल तनाव जो है हमारे सोच के साथ संबंधित है, हमारे आस पास जो कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर होता है, उसके साथ संबंध रहता है। अब यह है कि बात हम यहाँ आहार की कर रहे हैं, तो हम यही लेते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर यंग बच्चे जो हैं, वो ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ यंग बच्चे ही नहीं, अगर कहें कि जो जॉब्स में हैं वो भी इसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उसका कारण है कि समय उनके पास एक कम होता है, इसलिए थके हुए आए और ऑर्डर किया। और उसके साथ साथ ये भी है कि होम डिलीवरी होने लगी है और उस वजह से भी लोग ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ जाने लगे हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि पैक्ड फूड की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा अपने हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। जी, जब हम इस तरह का फूड लेते हैं तो हमारे बहुत सारी व्याधियां हमें हो जाती हैं। तो क्या कुछ हमें आसन करने चाहिए, क्या कुछ वो क्रियाएं हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हम इन व्याधियों से दूर रहें और रोग मुक्त रहें? इसमें जब योग की हम बात करते हैं तो केवल आसनों की बात नहीं होती। योग में बहुत सारे अंग हैं योग के, जिसमें षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, ध्यान है। ये 5 चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल उसमें आती हैं, बाकी जो है वो थ्योरेटिकल उसमें रहती हैं। तो इसलिए आसन भी करने चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए और कुछ मुद्राएं करनी चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। और जब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं, षटकर्म भी करने चाहिए। पर षटकर्म अगर कोई आपके सामने टीचर नहीं है तो आप षटकर्म ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे
जो है वो रोग लग भी सकते हैं ठीक होने के लिए भी, गलत करें तो नुकसान भी हो सकता है। जी, आपने आसनों की बात की, आपने बहुत सारी क्रियाओं की बात की, तो वो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो एक आम आदमी जो एक घर पे बैठे हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो हमें जब देख रहे हैं, तो वो कौन सी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो वो कर सकते हैं? और हमारे इंस्ट्रक्टर भी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही में वो भी करके दिखाएंगी। जी, पहले हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम को क्रियाएं भी कहा गया है, बहुत सारी किताबों में सूक्ष्म क्रियाओं के नाम से लिखा जाएगा। अदरवाइज क्रियाएं जो हैं वो षटकर्म को क्रियाएं कहा जाता है, पर सूक्ष्म व्यायाम को भी कई जगह क्रियाओं का नाम दिया गया है। तो सूक्ष्म व्यायाम में बहुत सारे 48 है, 48 इसकी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे इतना समय नहीं होगा कि हम 48 क्रियाओं को दिखा सकें, तो हम कुछ बीमारियों के साथ मिलती जुलती उन क्रियाओं को दिखाएंगे, जिसमें हाथ की क्रियाएं हैं, कंधे की क्रियाएं हैं, गर्दन की क्रिया, ये क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको हम करेंगे। तो अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि वज्रासन पे बैठेंगे। जी, मैं चाहूँगी कि उर्वशी आप साथ ही साथ ये जो मैम बता रहे हैं आसन दोहराएं, ताकि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं वो साथ ही साथ इन अभ्यास भी साथ ही साथ करें। जी बताएं। सबसे पहला हम करें, क्योंकि देखिए नाम मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ क्रियाओं का, क्योंकि वो थोड़े से टफ नाम है। तो मुष्टिका बंद आसन है, कृष्ण आसन है, तो इसलिए मैं केवल क्रिया करके दिखा रही हूँ। अब सबसे पहले हम करेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, अपने कंधों के समानांतर रखें और अब अपने हाथों की मुट्ठियों को बांधें और राइट तरफ से होते हुए लेफ्ट तरफ से घुमाएंगे। और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सांस लेंगे, जब हमारी मुट्ठियाँ नीचे की तरफ आ रही हैं तो सांस हम छोड़ेंगे। तो ये रिस्ट के साथ संबंधित है और साथ में फिंगर्स के साथ संबंधित भी हैं। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज मतलब दूसरी तरफ से कर रहे हैं, और जितनी बार हम क्लॉकवाइज करते हैं उतनी ही बार इन्हें एंटी क्लॉकवाइज भी किया जा सकता है। किया जा नहीं सकता, करना भी चाहिए। इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को फिर से उस स्थिति में लाएं, हाथों को ऊपर की तरफ, दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन की तरफ करें। अब हाथों को मोड़ते हुए फिंगर्स को जमीन की तरफ रखें और उसके साथ ही फिर ऊपर की तरफ, जब नीचे की तरफ करते जाएं आप। जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम सांस को छोड़ रहे हैं, जब ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो हम सांस को ले रहे हैं। इसी तरह से इस क्रिया को 3 बार 4 बार जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। रीटा जी, ये छोटे छोटे व्यायाम हैं जो कितने ज़्यादा लाभदायक है और रोज़ हम इसको घर में कर सकते हैं। हम शोल्डर की अगर बात करें तो शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत सारी लेडीज़ की यदि हम बात करें तो उसके लिए कौन सा व्यायाम किया जाना चाहिए? चलिए इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए करते हैं। अब आप फिर से उसी तरह से अपनी बाजुओं को सीधा लेके आएं, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करें। अब सांस को छोड़ते हुए अपने फिंगर्स को कंधे के साथ मिलाएं। अब यहाँ भी सांस का ध्यान रखना है। अब वापस आएं, सांस को छोड़ते हुए हाथ सीधे, सांस को लेते हुए फिर सांस, हाथ को पीछे। अब इसके साथ ही हम रोटेट करेंगे। यहाँ पे अपनी बाजू शोल्डर को रोटेट करें, आगे से लेते हुए पीछे की तरफ। जब आगे की तरफ आ रहे हैं तो सांस को छोड़ेंगे और जब पीछे जाएंगे तो हम सांस को लेंगे। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज करें। अब पीछे से आगे की तरफ को बढ़ाएंगे तो जो हमारा शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर जिसे कहते हैं, शोल्डर जाम हो जाता है, काम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ये क्रिया की जाती है। और साथ ही स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन का स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए भी उचित रहता है। इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे जब इस क्रिया को पूरा करने के बाद। और नेक्स्ट हम गर्दन की करेंगे, ग्रीवा जिसे कहते हैं। इसका नाम भी इसी तरह से है, ग्रीवा शक्ति विकासक, सिकंद शक्ति विकासक। तो अब हम अपनी ग्रीवा को पहले राइट तरफ लेकर के जाएंगे, कंधे की तरफ झुकाया है इन्होंने, और कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश करनी है। होगा नहीं, कंधे को ऊपर नहीं उठाना। अब वापस आके दूसरी तरफ करेंगे। नीचे जाते हुए सांस को छोड़ेंगे और ऊपर आते हुए सांस को भरेंगे।
इस चीज़ का, सांस का ध्यान योग में रखना बहुत ज़्यादा जी। ज़रूरी है। और श्वास की आपने बात की कि श्वास बहुत महत्वपूर्ण है योग में, तो किस तरह का, मतलब एक्सरसाइज में जब हम करते हैं एक्सरसाइज तो बहुत बार श्वास का ध्यान नहीं रखते हैं, तो योग में किस तरह से हमें डिफरेंस बिटवीन योग एंड एक्सरसाइज आप बताएं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ जी। कि सांस को जब आपने आगे झुकना है सांस को छोड़ना है, जी। जब आपने पीछे जाना है तो सांस को लेना है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ लें कि लंग्स को जब हमने एक्सपैंड करना, फैलाना है तो सांस लेना है, और जब लंग्स को सिकोड़ना है तो हमारे को सांस छोड़ना है। जो आम लोग हैं वो पेट के साथ समझ लें कि जब पेट हमारा पिचकता है तो सांस छोड़ना है, और जब हमारा पेट फैलता है तो हमें सांस लेना है। जी। इसी क्रिया को रोटेट करेंगे, गर्दन को रोटेट करेंगे, राइट तरफ से रोटेट करते हुए लेफ्ट तरफ से जाएंगे और आगे से झुकाते हुए पीछे की तरफ। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज करें। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे गर्दन की तरफ को नहीं झुकाएंगे। आप देख रहे होंगे कि दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई दिया होगा, और पीछे की तरफ जाते हुए आगे सीधा ही रहेंगे। तो जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है उनको ये नहीं करना, छोड़ दीजिए इस क्रिया को। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल है, तो ये छोटे छोटे व्यायाम जो है वो एक व्यक्ति कर सकता है घर बैठे भी। एक बार आप सीख लीजिए कि किस तरह से आपको श्वास पे ध्यान देना है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। यदि हम बात करें बहुत सारी बीमारियों की, जैसे वर्टिको, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्वाइकल है, बहुत सारा तेज़ी से बढ़ रहा है, हाई बीपी है, तो हाई बीपी के लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए, कौन से ऐसे व्यायाम है, कौन से ऐसे आसन हैं? आसन तो जब भी ब्लड प्रेशर है जी। तो उनको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है उसको देखते हुए करना चाहिए। जी। दोनों ही ब्लड प्रेशर में उन्हें बहुत सिंपल आसन करने चाहिए, जैसे कि अभी सूक्ष्म व्यायाम हम दिखा रहे थे, या वो शवासन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ज़्यादातर प्राणायाम करने चाहिए। जी, जिन्हें तो हाई बीपी है, हाई बीपी जिनको है उनको भी, और जो जिनको लो बीपी है उनको भी, दोनों ही तरह का बीपी रहता है। तो जिनको हाई बीपी होता है उन्हें लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना है, और जिनको लो बीपी है उनको राइट नॉस्ट्रल से लेना है। तो हम अब पहले दिखाएंगे कि लो बीपी वालों को कैसे करना चाहिए। जी। अब सूर्य भेदी प्राणायाम, दोनों हाथों को आप चेंज कर लें, अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए बैठ जाएं। सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की अपनी पोजीशन बनाएं और हाथ को अपने नाक की तरफ लेकर के जाएं। राइट नॉस्ट्रल से सांस को भरेंगे जितना भर सकते हैं, फिर अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे जिसे हम बंद कहते हैं, ये जालंधर बंद है जी। और इसके साथ ही मूल बंद लगता है। अपनी एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना उसे मूल बंद कहते हैं। इसको छोड़ दें, धीरे धीरे से गर्दन को पीछे करेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस का रेचक करेंगे, एक्सेल करेंगे। ये करना चाहिए जिनका लो ब्लड प्रेशर है। जी। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, अब वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को लेंगे, फिर भरने के पश्चात फिर जलंधर बंद करेंगे, रोकेंगे सांस को, मूल बंद लगाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे, फिर गर्दन को सीधा करेंगे और अपने दूसरे राइट नॉस्ट्रल से सांस को निकाल देंगे। ये सूर्यभेदी प्राणायाम है। तो सूर्यभेदी और चंद्रभेदी दो तरह के प्राणायाम हैं। हालांकि चंद्रभेदी का जिक्र किताबों में बहुत कम आया है। राइट नॉस्ट्रल हमारा गर्म है इसलिए उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है ठंडा है इसलिए उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो उन्हें ये प्राणायाम करने चाहिए। जी। बहुत बार हम जब योग करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो उससे पहले हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? योग करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बीमारियां उनको कौन सी हैं, उसके हिसाब से उन्हें आसन करने हैं या योग के प्राणायाम मुद्राएं उस हिसाब से की जाएंगी। और इससे पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बाउल्स क्लियर होने चाहिए, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, यूरिन ब्लैडर खाली होना चाहिए।
आसन करने से पहले या क्रियाओं को करने से पहले यूरिन पास कर करके फिर बैठना चाहिए। इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाली पेट होना चाहिए, तभी कुछ क्रियाएं जैसे षटकर्म है वो आपको बिल्कुल टोटली खाली पेट ही करने पड़ते हैं। उन्हें आप इवनिंग में, शाम को नहीं कर सकते, मॉर्निंग में ही कर सकते हैं। तो आसनों में पेट भी खाली होना चाहिए, मतलब भोजन भी नहीं लिया होना चाहिए, और बाउल्स और आपका प्लेटर भी खाली होना चाहिए। आपके दोनों कपड़े जो हैं, जो आप पहनते हैं, वो लूज होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, और उनको इस तरह से कर सकते हैं। क्या ये खुली हवा में करना चाहिए या घर के अंदर ही हम इसे कर सकते हैं? दोनों ही तरह से कर सकते हैं आप। इस प्राणायाम को छोड़ दें, मत करें आप। जब हम बाहर हैं, मतलब जहाँ ऑक्सीजन आती हो, अगर आपके घर के अंदर खिड़कियां खुली हैं, ऑक्सीजन आती है, तो आपको अंदर करना चाहिए। अदरवाइज आप बाहर भी कर सकते हैं। आप जहाँ कर रहे हैं वो सरफेस, वो ज़मीन जो है, वो जो है उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ताकि आपको डैमेज ना कर सके। इसलिए कहीं भी कर सकते हैं। जी रीटा जी, एक सही समय क्या है योग करने का? क्या सुबह ही समय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, या शाम को भी हम कर सकते हैं? किसी भी टाइम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि षटकर्म मॉर्निंग में ही कर सकते हैं, जब आपने कुछ नहीं खाया पिया, और इवनिंग में जब है तब आपको षटकर्म नहीं कर सकते, आप आसन ही कर सकते हैं। आप बेटा, आप फिर से एक बार रिपीट कर दें इन आसन प्राणायाम को, हम इतने में साथ साथ बताते चले जाएंगे, और ताकि लोग द्वारा इसको देख सकें जो लोग आपके साथ कर रहे हैं। जी, तो यदि हम वेरिकोज वेन्स की बात करें मैम, बहुत बार देखते हैं बहुत सारे लोगों को आजकल वेरिकोज वेन्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गांठें पड़ जाती है नसों में, तो ये किस वजह से होता है, और इसके लिए क्या आसन हमें करने चाहिए, क्या व्यायाम वो है जिससे ये इस रोग से हमें मुक्ति मिल सके? वेरिकोज वेन्स जो हैं वो हमारी टांगों में रहती हैं, ज़्यादा मैक्सिमम टांग में रहती हैं, घुटने से लेकर के हमारी एड़ी तक होती हैं। उसमें वेन्स सूज जाती हैं, ब्लू हो जाती हैं, और मसल्स भी सूजने लगते हैं। आप इस प्राणायाम को करते हुए छोड़ दें, ताकि हम वेन्स के लिए कुछ बता सकेंगे। और इसके लिए हमें कुछ आसन हैं जो करने चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा आसन है गरुड़ासन। गरुड़ासन खड़ा होकर के किया जाता है, बैठकर भी किताबों में बताया है, पर हम आपको खड़े होकर के बता रहे हैं। आप शुरू करेंगे। अब एक टांग को फोल्ड करते हुए दूसरी टांग से पीछे की तरफ ले जाएंगे, और हाथों को भी उसी तरह से फोल्ड करते हुए अपने चेहरे के आगे लाएंगे, और इसको रोकने की कोशिश करनी है। जो आरंभ में करते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं रोक पाते, और जो प्रैक्टिस के बाद रुक जाता है, तो ये हमारी ट्विस्ट होती है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करें। जब हम अपनी टांगों के काफ मसल को ट्विस्ट करते हैं, तो उससे वो वेन्स जो दबती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता है, हमारे मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और वो होने लगता है। छोड़ दें इसे, और फिर एक बार रिपीट कर लें दूसरी तरफ से। और इससे इन वेन्स के ऊपर जब दबाव पड़ता है, तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा चलने की वजह से ये वेन्स ठीक होने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से वेरिकोज वेन से पीड़ित है, तो क्या वो भी इस आसन को कर सकता है? हाँ, इसको बिल्कुल किया जा सकता है। इसको खड़े होकर के वो नहीं, फिर वो चेयर पे बैठ करके कर सकते हैं। हमें को ट्विस्ट करने से अर्थ है इसका कि वो बैठ के कर लें, उस तरह से कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। तो लेट करके ट्विस्ट किया जा सकता है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। छोड़िए इसको, कोशिश करते हैं कि लेट के आपको दिखा सकें। पीठ के बल लेटिए, और पीठ के बल लेटने के पश्चात अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, और जैसे खड़े होकर के आपने ट्विस्ट किया था, हाँ, इस तरह से ही ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरह से वो लेट के कर सकते हैं, क्योंकि उनको खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अब इसको चेंज करके भी दिखा दें, दूसरी टांग को ऊपर करके। तो जब आप उनको खड़ा होना मुश्किल होता है, तो वो लेट के करें, या वो चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। दर्शकों, ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, आप भी अपने जीवन में इसे ले सकते हैं, कर सकते हैं, और बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। यदि आप भी वेरिकोज वेन से पीड़ित हैं, तो इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं और बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं।
जी, जैसा आपने कहा कि सुबह का समय भी आप योग कर सकते हैं, शाम का भी समय सही है। तो क्या कितना खाने से पहले कितना समय होना चाहिए कि 2 घंटे पहले खाना खा लिया होना चाहिए? कितना समय होना चाहिए? कितनी अवधि? खाना खाने के 3 घंटे कम से कम जी। रहना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क जब करता है तो 3 घंटे लगते हैं जूसेस बनने में, जी। और फिर फोक जो है वो वापस अपने चला जाता है इंटेस्टाइन्स में। तो जी। इसलिए 3 घंटे का समय तो होना चाहिए जब प्रॉपर खाना खाया हो। जी। अगर लाइट चीज़ ली है तो 2 घंटे का समय भी हो सकता है। जी। रीटा जी, बहुत बार देखा जाता है, बहुत सारी महिलाएं जो है वो पीरियड की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये इसके लिए ये किस वजह से हो रहा है और इसके लिए क्या आसन करने चाहिए, क्या क्रियाएं करनी चाहिए? क्यों हो रहा है उसका कारण है हमारा जीवन पद्धति, किस तरह से हम काम करते हैं। जी। आजकल सभी कार्य जो है वो मशीनों से होते जा रहे हैं, बिल्कुल। इस वजह से लोगों की एक्सरसाइज कम हो जाती है, इस वजह से ज़्यादा होता है। जी। आसन कौन से करने चाहिए? हम कुछ आसन यहाँ दिखा रहे हैं जो सभी कर सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं प्रॉब्लम है वो भी, आम लोग भी इसे कर सकते हैं। जी। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमो उत्तानासन। दोनों टांगों को सामने की तरफ फैलाएंगे। अब दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले जाएं। अब सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए अपने पैरों को पकड़ेंगे और सर को घुटने की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपका घुटने की तरफ ज़्यादा देर रह सके, नहीं रहता तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे इनका अभ्यास है, पर हम आपको बीच में छुड़वा करके इसलिए दिखा रहे हैं साथ में, ताकि आप ये मत सोचें कि हमें इतनी देर ही रुकना है। वापस आएँ, सांस को लेते हुए वापस आएंगे। ये पश्चिमोत्तानासन है। जी। इसके बाद जो आगे झुकने वाले आसन करें तो उसके बाद हमारे को पीछे झुकने वाले आसन भी करने चाहिए। उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में हम दोनों पैरों को घुमाएंगे। हाँ, अब आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और घुमाते हुए एड़ियों को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ झुकाएंगे और अपने जितना ज़्यादा आगे की तरफ पुश कर सकते हैं बॉडी को उतना पुश करेंगे। ये जो लेडीज़ की ओवरीज होती हैं उनके ऊपर भी दबाव डालता है। जी। आप छोड़ते जाएं और इसको फिर रिपीट करते जाएं, और ओवरीज के ऊपर जब दबाव पड़ता है उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। जी। और बच्चादानी जिसे कहते हैं वो भी, उसका भी उसके ऊपर असर रहता है। जी। जिनको पेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे मसल्स और टोन अप कम हो जाते हैं। जी। छोड़ दीजिए इसको, आप वज्रासन पे बैठ जाएं। तो इसलिए इस क्रिया को करने से, इस आसन को करने से फ़ायदा रहता है। जी। इसके साथ ही हम करेंगे उत्तान पादासन। पीठ के बल लेटेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के करने वाले आसन हम दिखा सकें। जी। अब दोनों पैरों को आसमान की तरफ उठाएंगे और ये कोई 40-50 के एंगल पे रहेगा, और जितनी देर उसको रोक सकें उतनी देर रोकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। और इसमें भी सांस का ध्यान रखें। जब ऊपर जा रहे हैं सांस लेंगे, जब नीचे आ रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे। ये बिगनर्स के लिए है कि वो इतनी देर रखें। आप थोड़ी देर ज़्यादा रखने की कोशिश करें तो उससे धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। ये भी पेट के ऊपर बल देता है, पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है उनका संबंध भी हमारे उन्हीं पोर्शंस के साथ रहता है, तो यहाँ पे ये फ़ायदा देता है। जी। छोड़ दीजिए। तो आहार इसमें कितनी भूमिका निभाता है? किस तरह की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए? डाइट की जब हम बात करते हैं जी। तो योग में डाइट 3 तरह की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जी। और तामसिक में जो हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उनको कहूँगी कि वो ध्यानात्मक आसन पे बैठ करके, चाहे वज्रासन में बैठें, ध्यान भी दिखाएं कि ध्यान कैसे किया जाता है, ताकि लोग उसे कर सके, या सुख आसन पे बैठकर भी कर सकते हैं जैसे ये बैठी हुई हैं, तो ताकि लोग जिनको जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो ऐसा कर सकें। तो सात्विक खाना जो है
वो सत्व देने वाला है। आम जी। लोगों को लगता है सात्विक रासिक पता नहीं क्या चीज़ है, जी। तो वो भोजन जो हमारे अंदर अच्छा रस पैदा करे वो सात्विक है, जिसमें खाने में फ्रूट आते हैं, सब्जियां आती हैं, आपका दूध आता है, और इस तरह की चीज़ें जो है सात्विक कहलाती हैं। जी। राजसिक भोजन वो है जो चटपटे होते हैं, जो खासकर आजकल जो खाना है वो राजसिक भोजन कहलाता है। ज़्यादातर जो ज़्यादातर, कर रहे हैं। हाँ, जी। जो खा रहे हैं। और ख़ास आजकल लोग मोमोज बहुत खाते हैं। जी। सोचते हैं कि वो स्टीम्ड है, पर वो बिल्कुल। मैदे का बना हुआ है, उसके साथ चटनियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जी। तो वो भी राजसिक में आता है। जी। तामसिक भोजन है जिसमें हम कह सकते हैं कि मीट, मांस, मछली, अंडा, ये सारे तामसिक हैं। इसके साथ साथ बार बार गर्म की हुई, जैसे फ्रिज में रख करके हम गर्म चीज़ों को बार बार करते हैं, वो भी तामसिक कहलाती हैं। तो हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, जो हम योग की बात करते हैं। एलोपैथिक की बात करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोटीन्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी। खास चीज़ भोजन के साथ साथ पानी के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी एक आहार है, फुल आहार है। अगर कोई व्यक्ति पानी को घूंट घूंट करके पीता है तो वो बिना अन्न के रह सकता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अन्य हजारा ने कितने दिन तक पानी पे ही रहे, क्योंकि उसके अंदर भोजन भी है। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं बहुत बार कि जब सांसें विचलित होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी अस्थिर होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो सांसें हैं वो भी स्थिर होती हैं। तो योग में प्राणायाम की क्या भूमिका है, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम में ये है कि प्राण को का आयाम करना, मतलब आयाम मतलब है लंबा खींचना या प्राण को रोकना। जी। जब हम प्राणायाम करते हैं और सांस को रोकते हैं तो हम अपने सांस को लंबा करते हैं, और उसके साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्राण शक्ति लेते हैं। जी। ऑक्सीजन और प्राण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर लेते हम सांस के माध्यम से ही हैं, ऑक्सीजन को भी और प्राण को भी। जब लंबा सांस लेकर के रोकते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं तो व्याधियां भी जाती हैं, मानसिक तनाव भी दूर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब सांस को छोड़ते हैं तो फ्लो से सांस जाता है, एक झटके से सांस बाहर जाता है, तो उसकी वजह से जो चीज़ें हमारे को डिस्टर्ब करती हैं वो चीज़ें प्रॉब्लम का रेट कम करती हैं। तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। जो बहुत बार देखा जाता है कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन के शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? अनुलोम विलोम उसके लिए, या नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो सबसे अच्छा है। इसको फिर से अगर नहीं किया तो करके दिखाइए। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। एक नॉस्ट्रल से सांस को लेंगे, भरेंगे, और दूसरे नॉस्ट्रल से सांस को निकाल देंगे। इसमें सांस को रोकेंगे नहीं, इसलिए इसे प्राणायाम नहीं कहा गया है, ये नाड़ी शोधन है। प्राणायाम करने से पहले नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब शुद्ध हो जाती हैं तो ही आप प्राण को रोक पाते हैं। तो नाड़ी शोधन तनाव को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा जो है क्रिया है, प्राणायाम का एक अंग ही कह लें कि है, इसलिए इसे बार बार करना चाहिए। इसे दिन में आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी कर सकते हैं, तो इसलिए आसानी से इसे कर सकते हैं। जी। जब आसन कर लिए या क्रिया कर ली, प्राणायाम कर लिए, तो उसके बाद क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक व्यक्ति रिलैक्स फील कर सके? वैसे तो आसन करते हुए भी व्यक्ति जो है वो स्थिरम सुखम आसनम कहा गया है कि स्थिरता और सुख जिसमें हो वही आसन है। तो ऐसा क्या करना चाहिए उसके बाद? क्या क्या वो सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए? उन्हें शांत होकर के बैठना चाहिए, जैसे हमने ध्यान दिखाया था अभी कि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनका सांस भी नॉर्मल हो जाता है, मन भी नॉर्मल हो जाता है, तन भी नॉर्मल हो जाता है। मतलब वो जिस स्थिति में हैं, जैसे आसन करते हुए अगर उनकी वायु अंदर जाते हुए का सांस खींचने लगता है, चढ़ने लगता है, जैसे हम कहते हैं कि सांस चढ़ रहा है, तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। और जो तन जो है वो स्ट्रेस हुआ होता है, जो पोर्शन, वो भी ठीक हो जाता है। और जहाँ तन और मन शांत होते हैं तो उसके साथ साथ हमारा मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। शवासन भी कर सकते हैं, पीठ के बल लेट करके केवल अपनी सांसों के ऊपर ध्यान कर सकते हैं।
तो उससे भी उनका सभी चीज़ें शांत हो जाती हैं। जी, रीटा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और ढेर सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार। दर्शकों, ये थी आज का योग का अभ्यास। यदि आप भी रोग मुक्त रहना चाहते हैं, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो योग को अपनाएं। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।